नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मॉडल पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। आप ही के बीच से कुछ विद्यार्थियों ने इस प्रश्न पत्र को हल करके भेजा हुआ है। आज हमने 2 विद्यार्थियों का यहाँ पर उत्तर लेखन शामिल करने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से तुलनात्मक रूप से हम देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न पत्र को कैसे अलग-अलग तरीके से हल किया जा सकता है या फिर एक ही प्रश्न पत्र को जो परीक्षार्थी हैं, उत्तर लिखते समय कैसे उसमें अंतर कर देते हैं। तो आप सभी ने मॉडल पेपर 2 को ज़रूर देख लिया होगा और जो भी मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, वो लिखना भी शुरू कर दिए होंगे। तमाम विद्यार्थियों ने भेजा है और उसी में से एक-एक करके हम आप सभी के सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। जिन विद्यार्थियों की कॉपी अभी हम नहीं देख पाए हैं, वो भी इससे मिलान करते हुए अपने उत्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं कि कहाँ पर उनसे गलती रही और क्या उसमें सुधार करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर था, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। आमतौर पर जब हम अंतर स्पष्ट करते हैं, तो इस तरीके से विभाजित भी कर देते हैं, लेकिन उत्तर लिखने की सबकी अलग-अलग कला होती है, शैली होती है। तो यहाँ पर इस तरीके, इस फॉर्मेट में ना करके बतलाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। पहले सिद्ध साहित्य को रखा गया है। लेकिन ध्यान में रखना है कि जब भी अंतर की बात की जाए, तो समानांतर अंतर लिखने की ज़रूरत यही लिखने से ज़्यादा आपको फ़ायदा है। आपका मूल्यांकन ठीक तरीके से किया जा सकता है। जैसे इस प्रश्न में अलग-अलग से उत्तर दे दिया गया है, लेकिन इसको इस तरीके से विभाजित करके लिखना चाहिए था। ठीक है? सिद्ध साहित्य को लेकर बतलाया गया कि इनका निवास मध्य देश के पूर्वी भाग में माना जाता है। तंत्र मंत्र की साधना पर जोर दिया। सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। नैरात्म्य भावना, काम योग, सहज शून्य समाधि की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। लिखते समय कई बार गलतियां हो जाती हैं। तीव्र प्रहार किया। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस उत्तर के बहाने कम से कम सिद्ध साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, वो समझ में आ गई। ठीक है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किन किन विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा था, उनकी भाषा शैली क्या थी। इसके समानांतर नाथ साहित्य, इनका निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग माना जाता है। अंत साधना पर जोर दिया। ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता, मद्य मांस के त्याग का आग्रह किया। पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया। यहाँ पर देखिए प्रहार सही लिखा गया। संध्या भाषा या उलट बांसी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है, यानी कि सिद्धों ने भी किया है और इन्होंने भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाथ और सिद्ध साहित्य में अंतर स्पष्ट करना था। अगर हम प्रश्न के मुताबिक उत्तर लिखें, जैसे इसमें नाथ साहित्य पहले दिया गया है, तो पहले नाथ साहित्य के बारे में लिखिए। सिद्ध साहित्य जैसे प्रश्न दिया गया, प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना है। वैसे अगर क्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो सिद्ध साहित्य का पहले आता है, नाथ साहित्य बाद में। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस पे इनका जो कंटेंट है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रस्तुति में कुछ अंक यहाँ पर कट सकते हैं। ठीक है, कंटेंट तो एकदम बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। तो संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर लिखना था। तो इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था को लेकर जो संत कवियों का आग्रह था, उसको बतलाया और अवतारवाद का खंडन किया है। ठीक है, और यहाँ पर बतलाया गया, दशरथ सुत्युं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो इस पंक्ति को समानांतर रूप में ही लिखना है। अनुभवजन्य ज्ञान
पर जोर दिया करते थे संत कवि, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद बाह्य आडंबरों का खंडन किया करते थे, मूर्ति पूजा को लेकर, नमाज को लेकर, तीर्थाटन को लेकर, जीव हिंसा को लेकर, जो भी है उसकी आलोचना या फिर उसका खंडन करते थे। यहाँ पर बतला दिया गया, उदाहरण भी दिया गया है। सामाजिक विषमताओं का खंडन किया, जो सामाजिक रूप से भेदभाव थे उसको दूर करने का प्रयास किया। तो एक यहाँ पर कोटेशन और साथ में शैली का प्रयोग कि संत का कवि जो है उनकी भाषा शैली क्या रही। ठीक है, ज्यादातर की जो भाषा शैली थी वो पंचमेल खिचड़ी वाली भाषा थी ज्यादातर की, और उसमें कबीर सबसे पहले नंबर पर आएंगे। यानी कहा जा सकता है कि वाणी के डिक्टेटर थे एक तरीके से संत कवि, जितने भी संत कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणियों को लेकर आमतौर पर विद्यार्थियों के मन में सवाल होता है कि इसका कितने शब्दों में उत्तर दिया जाए। तो जितने शब्दों में आपका उत्तर कंप्लीट लगता हो, बहुत ज्यादा पेज भरने की कोशिश हमें नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में बतलाया गया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ब्रिटिश भारत के एक आयरिश प्रशासनिक अधिकारी और भाषाविद थे। जो हम लोगों के लिए महत्व है ग्रियर्सन का, वो एक भाषाविद होने की वजह से, और इन्होंने साहित्य का इतिहास भी लिखा। भाषाई सर्वेक्षण किया ग्रियर्सन ने, इतिहास लेखन की परंपरा में पुस्तक लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और इनका जो महत्वपूर्ण काम था काल विभाजन और नामकरण। इसको यहाँ पर मिस किया गया है, इसको एक वाक्य और जोड़ना चाहिए था जिससे कि पूरा आपका हो जाए। अगर आपके पास समय है तो एक वाक्य और जोड़ देंगे कि आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा, ये भी आप जोड़ सकते हैं, आपका उत्तर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी कंटेंट सही है, लेकिन यही एक दो वाक्य जुड़ने चाहिए थे। मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में यहाँ पर इतिहास शब्द को जोड़ना पड़ेगा आपको। मिश्र बंधुओं का योगदान है। मिश्र बंधुओं में 3 भाई रहे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद नाम से पुस्तक लिखा, 4 भागों में है, जिसमें कि 5000 कवियों का संकलन भी है। हिंदी नवरत्न में 9 कवियों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। तो देखा जाए एग्जाम हॉल के दृष्टिकोण से, तो विद्यार्थी ने जितना भी तथ्य मिश्र बंधुओं से संबंधित अपने दिमाग में रखा है उनको प्रस्तुत कर दिया है। राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन के बारे में जब लिखना होगा तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर साहित्य इतिहास दृष्टिकोण से सवाल पूछा गया था, तो आपको कम से कम जो हिंदी काव्य धारा इनकी पुस्तक है, ठीक है, उसका जिक्र यहाँ पर करना चाहिए था। फिर इन्होंने जो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, उसका भी जिक्र करना चाहिए था। ठीक है, लिखने के लिए तो बताया गया कि राहुल साकृत्यायन महान लेखक थे, अनेक भाषाओं के जानकार थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं, लेकिन ये कॉमन उत्तर हो गया। आपको ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है कि किस संदर्भ में सवाल पूछा गया है। यहाँ पर पहले ही बतलाया गया है कि साहित्य इतिहासकारों के दृष्टिकोण से आपको चर्चा करना है, तो इसमें आपको बतलाना चाहिए था कि इन्होंने पहला कवि किसको माना, ठीक है, और दोहा कोश इत्यादि का इन्होंने संपादन इत्यादि भी करने का प्रयास किया। खासतौर से सिद्ध साहित्य पर काफी काम किया राहुल साकृत्यायन, तो उसी दृष्टिकोण से आपको अपना उत्तर देना चाहिए था। रामचंद्र शुक्ल, जब शुक्ल जी की बात आ रही है तो तमाम तथ्य आपके दिमाग में आने लगेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर बतलाना है कि हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक, आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार थे। बिल्कुल बात सही है, लेकिन वही किस संदर्भ में यहाँ पर शुक्ल जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, नामकरण
और जो वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है उसको लेकर ज्यादा यहाँ पर विचार विमर्श करना था और बतलाना था कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो भी संपादन किया गया था हिंदी साहित्य का विकास नाम से, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से सन 1929 में प्रकाशन हुआ, ये सारी बातें यहाँ पर बतलानी थी। और किन किन कवियों को मूल्यांकन के दौरान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्यादा महत्व दिया उसको लेकर चर्चा करनी थी। ठीक है, तो कंटेंट को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर नॉर्मली कॉमन उत्तर तो है रामचंद्र शुक्ल के बारे में, लेकिन किस संदर्भ में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी को लेकर या फिर राहुल साकृत्यायन को लेकर थोड़ा सा उत्तर यहाँ पर कमजोर सा प्रतीत हो रहा है, इस पे अंक कट सकते हैं। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को लेकर सवाल पूछा गया था। तो कहानी का विभाजन किया गया, प्रेमचंद के पूर्व कहानी, प्रेमचंद युग की कहानी, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी और पूरा समय इत्यादि भी बतलाया गया है। प्रेमचंद पूर्व युग की जो कहानी थी उसकी विषय वस्तु क्या रही, अलौकिक चमत्कार, ठीक है, एक तरीके से आदर्शवाद और नैतिकता की झलक दिखलाई देती है और कुछ कहानियों का नाम लिया गया। तो कंटेंट ठीक है, एक वक्त में जितने तथ्य याद हो जाएं ज्यादा बेहतर है। प्रेमचंद युग में जो कहानियां लिखी जा रही थी, प्रेमचंद के अलावा कई लोगों का नाम लिया गया, जयशंकर प्रसाद, गुलेरी, सुदर्शन। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी और अलग अलग ढंग की कहानियां उन्होंने लिखी। तो थोड़ा सा यहाँ पर विषय वस्तु को भी ध्यान में रखना चाहिए था कि इन्होंने किसान जीवन, स्त्री जीवन, दलित जीवन और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित कहानियां लिखी। आगे चलकर कहानी दूसरी तरफ मोड़ लेती है जिसको कि हम प्रेमचंदोत्तर युग कह सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे प्रेमचंदोत्तर युग में जो आंचलिक कहानियां लिखी जा रही थी, ठीक है, ग्रामीण परिवेश पर आधारित कहानियां लिखी जा रही थी, शहरी जीवन पर आधारित कहानियां लिखी जा रही थी, देश विभाजन पर आधारित कहानियां लिखी जा रही थी, उन सबका जिक्र इसमें करना था। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने बड़ा ही अच्छे से लिख दिया कि प्रेमचंद के बाद कहानी दो तरफ मुड़ जाती है, यथार्थवादी परंपरा की तरफ और एक कहानी भाववादी परंपरा की तरफ मुड़ जाती है। और ये दो स्कूल के रूप में है, एक के संस्थापक हैं प्रेमचंद और दूसरे के संस्थापक हैं प्रसाद। इसी में थोड़ा सा आपको नई कहानी का भी जिक्र करना था, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न रहा, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर नाथ और सिद्ध साहित्य की तरह ही चीजों को रखा गया है। कोशिश रहनी चाहिए अंतर वाले में इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएं। तो चूंकि 8 नंबर का रहेगा, 4-4 अंतर आप लिख देते हैं, तो ये मानकर चलिए कि 4 और 4 8 हो जा रहा है। तो 8 अंक में अधिकतम अंक मिलने के चांस बन सकते हैं, ठीक है। जिस चीज को सीधे सीधे लिखा गया है उसको अंतर, क्योंकि अंतर प्रतीत होना चाहिए, ये टिप्पणी नुमा हो जा रहा है। देखिए ध्यान रखना कि टिप्पणी और अंतर में अंतर होता है। अब यहां पर भी एक अलंकार का प्रयोग हो गया, टिप्पणी और अंतर में अंतर होता है। तो देखिए संस्मरण के बारे में बतलाया गया, किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण स्मृतियां और अनुभव है संस्मरण। विवरणात्मक और वर्णनात्मक शैली में लिखा जाता है। लेखक के व्यक्तित्व और संवेदनात्मक संबंधित होता है, संवेदना से संबंधित होता है। अतीत की यादों और अनुभवों को संस्मरण द्वारा साझा किया जा सकता है। और इसमें कुछ उदाहरण देने चाहिए थे कि कौन कौन से संस्मरण और कौन से लेखक हैं जिनकी वजह से संस्मरण को जाना जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि लेखकों का नाम और रचनाओं का नाम इसमें मिस कर दिया गया है, इसको भी आपको जोड़ना है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो निश्चित तौर पर अपना मिलान कर रहे होंगे और अपने उत्तरों को मिला रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ पर गलती की हुई है। और देखिए जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, कई बार सुनी सुनाई चीजें आपके दिमाग में रहती हैं, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में अगर यहाँ से आपके लिए 5% भी फायदेमंद हो जाता है तो हमारी सार्थकता होगी। याद करने के लिए तो दुनिया भर के तथ्य परीक्षार्थी याद करते हैं, मेन जो कंटेंट है, कहाँ पर किस चीज को रखना है। मान लीजिए यही चीज आप एग्जाम में लिख कर आते और कहते कि
आपका उत्तर बहुत अच्छे से आपने दे दिया। लेकिन देखिए क्या मिस कर दिया है, उस चीज को यहाँ पर मूल्यांकन के दौरान बताया जा रहा है, ताकि समय से पहले आप सतर्क हो जाएं, सचेत हो जाएं। रेखा चित्र के बारे में बताया गया, किसी व्यक्ति, पात्र या वस्तु का संक्षिप्त चित्रात्मक और विश्लेषणात्मक वर्णन होता है। रेखा चित्र चित्रात्मक और कलात्मक शैली में लिखा जाता है। रेखा चित्र में लेखक निष्पक्ष होकर वर्णन करता है, विषय का सूक्ष्म और कल्पद्रुम चित्रात्मक रूप प्रस्तुत करता है, तटस्थ एवं बाहरी रूप से केंद्रित होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उदाहरण देना चाहिए कि रेखा चित्र में किसका योगदान रहा है। लेखक का नाम और रचना का नाम दोनों जोड़ना चाहिए था। ठीक है, टिप्पणी लिखना था यहाँ पर रस सूत्र पर, सात्विक भाव पर, साधारणीकरण पर और रस के अवयव पर। तो यहाँ पर चूंकि एक काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, तो टू दी पॉइंट लिखना है। रस सूत्र का जो संस्कृत में एक सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, उस सूत्र को आपने लिख दिया और आपको बतलाना है कि यह सूत्र आचार्य भरत मुनि ने दिया। ठीक है, इसका जिक्र करते हुए आप इस उदाहरण को लिखेंगे और फिर इसको अलग अलग कर देंगे कि इसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के मिलने से ही स्थायी भाव। आप देखेंगे कि इस रस सूत्र में स्थायी भाव का जिक्र नहीं है, यानी इन तीनों के मिलन से ही स्थायी भाव बनता है या फिर निर्मित होता है। तो थोड़ा सा ही लिखना था टिप्पणी के रूप में। सात्विक भाव, यह अंतःकरण की वह स्थिति है जिसमें तमोगुण और रजोगुण का समन होकर सत्व गुणों का उद्वेग होता है। तो थोड़ी सी भाषा शैली आप देख रहे हैं कि कठिन है। ठीक है, तो इसको याद ही किया जा सकता है। सात्विक भाव 8 प्रकार के होते हैं और 8 का नाम दे दिया गया। ठीक है, पूरा साधारणीकरण, साधारणीकरण सिद्धांत के प्रवर्तक, आविष्कर्ता यहां पर लिखा गया है, प्रवर्तक या फिर इस पर सर्वप्रथम विचार करने वाले भट्टनायक थे। और उनका क्या कहना था, भावकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादाय स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। साधारणीक्रियन्ते कहा गया कि भावकत्व व्यापार ही साधारणीकरण है, इसको भाव से जोड़ा। ठीक है, तो भट्टनायक ने तो ये बात कह दी, लेकिन इसमें हिंदी आलोचना में भी चर्चा हुई है। हिंदी आलोचकों का भी जिक्र करना था, 2 वाक्य और जोड़ना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को और नगेंद्र को। जहां शुक्ल जी ने आलंबनत्व, ठीक है, आलंबनत्व धर्म को माना और यहां पर कभी अनुभूति पर जोर दिया गया। ठीक है, तो इसको भी आपको जोड़ना है। और आगे चलकर अज्ञेय और मुक्तिबोध ने इस पर विचार किया हुआ है। साधारणीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है अगर हम हिंदी आलोचना या फिर संस्कृत आलोचना की बात करें तो। रस के अवयव के बारे में लिखना था। रस के 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, तो समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा बता देना चाहिए था कि विभाव एक वाक्य में क्या है, अनुभाव क्या है। इसको जैसे इस तरीके से लिखना चाहिए था, नीचे नीचे करके चारों को। ठीक है, ताकि क्लियरिटी बनी रहे। यहां पर भी क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार देना चाहिए था, क्योंकि टिप्पणी यहां पर करनी है। तो थोड़ा सा अगर एक एक वाक्य सबके बारे में लिखा जाता और किसकी संख्या कितनी है, तो थोड़ा और बेहतर उत्तर हो जाता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। वाक्य को शुद्ध करना था। हमें अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पर जो भी काके की है उसके अनुसार हमें शुद्ध करना था। वह डरती डरती घर में घुसी, वह डरते डरते घर में घुसी। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, उसने सारा दोष
अपने सिर ले लिया, वही है। शुद्ध करना है, वाक्य शुद्धि यहाँ पर। आज मैं हरी हरी मटर लाया हूं, आज मैं हरी मटर लाया हूं। मनुष्य इसीलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि वह अपना पेट पाल सके। तो चूंकि आप जब एग्जाम में जाते हैं, एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम में, तो शुद्ध वाक्य 4 विकल्पों में से किसी एक में मौजूद रहता है, लेकिन यहां पर लिखना है। ये है सबसे बड़ी चुनौती कि सही लिखें, कैसे उसको सही लिखें। तो अभ्यास करना पड़ेगा। वाक्य शुद्धि के बाद हमने वर्तनी शुद्धि को लेकर आपसे सवाल पूछा था। एकत्रित, उत्तरदायी, निरपराधी, दुरावस्था, गृह प्रवेश। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या है? एकत्र, उत्तरदायी, निरपराध, दुरावस्था, गृह प्रवेश। ठीक है, आप शब्दों को देखिए और ध्यान रखिए। जैसे कि आमतौर पर, जैसा कि मैंने पिछले कक्षाओं में कई बार कहा है कि आजकल हम लोग जो समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें भी त्रुटियों का ध्यान नहीं रखा जाता है, बहुत सारी गलतियां रहती हैं। ठीक है, जैसे निरपराधी को लेकर कई बार हमने देखा कि गलत लिखा गया है। निरपराध, दुरावस्था। नॉर्मली व्यवहारिक जीवन में हम सभी कई बार अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और वही परीक्षाओं में हमारे लिए चुनौती खड़ा कर देते हैं कि आखिरकार हम क्या सही लिखें और कैसे लिखें। दंडी का साहित्यिक परिचय यहाँ पर देना था, तो यहाँ पर दंडी के बारे में बतलाया गया और उनकी रचनाओं का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, बेहतर कंटेंट के साथ जितना याद था पूरा लिखा गया यहाँ पर। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान रहा है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से जिनकी कॉपी है उन्होंने गुलेरी जी का उल्लेख किया, जिन्होंने कि उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी का नाम दिया था। तो उन्होंने बतलाया कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, वही पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। प्राकृत और हिंदी के बीच की कड़ी है अपभ्रंश। अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक तरीके से विशेषता भी इन्होंने लिखा है। अपभ्रंश में आम बोलचाल के ऐसे अनेक शब्द थे जो संस्कृत से तद्भव रूप में आए और हिंदी में प्रचलित हुए। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है पूरा, अगर भाषा की दृष्टि से हम बात करें तो अपभ्रंश साहित्य के रूप में है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले दोहा, सोरठा, चौपाई जैसे छंद अपभ्रंश की देन है। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप से ही आधुनिक हिंदी की बोलियों और उपभाषाओं का विकास हुआ है, जिनको कि आप 7 रूप में बता सकते थे। फिर भी इतना पॉइंट काफी है। ठीक है, तो ये तो अति लघुत्तरी टाइप के जो क्वेश्चन थे 8 नंबर के थे। लॉन्ग में अगर हम बात करें तो काव्य गुण को लेकर सवाल पूछा गया था कि काव्य गुण से क्या तात्पर्य है। माधुर्य गुण का उदाहरण सहित उसको स्पष्ट करना था, तो अच्छे से बतलाया गया है। और 3 तरीके के गुण हैं यहाँ पर। तमाम आचार्यों ने अलग अलग गुणों की संख्या मानी है, लेकिन मुख्य रूप से 3 गुण हो जाते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो माधुर्य गुण के बारे में पूछा गया था। तो माधुर्य गुण जिस रचना को पढ़कर आनंद की अनुभूति हो, मधुरता का भाव जागृत हो, और विशेष रूप से ये कहा जहां श्रृंगार रस हो, शांत रस हो और करुण रस हो। ठीक है, उदाहरण दिया गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे, दैन कहें नटी जाए। तो ये बिहारी लाल का दोहा रहा। तो यहाँ पर आप और भी माधुर्य गुण के, जैसे कि आप मीरा के पदों में देख सकते हैं या फिर सूरदास के पदों में देख सकते हैं। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान पर चर्चा करनी थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ, स्थापित होने का उद्देश्य क्या रहा, हिंदुस्तानी में पुस्तक लिखने का उद्देश्य रहा, और खास तौर से जो शिक्षा विभाग है या फिर अंग्रेजों ने अपनी ऑफिस खोली थी उसमें हिंदी गद्य
कुल मिलाकर अपने धर्म और अपने जो विचार हैं उसको प्रचारित करने का भी प्रयास था उनका। गिलक्राइस्ट जो कि यहाँ अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, उर्दू पर ज्यादा जोर दिया था गिलक्राइस्ट ने, फोर्ट विलियम कॉलेज से जो जुड़े थे। लल्लू लाल, 4 लोग इससे जुड़े, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ठीक है, सदा सुखलाल और इंशाल्लाह खां। लल्लू लाल देखिए यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा इसमें है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कुछ मात्रात्मक त्रुटियां हैं इस कॉपी में, ठीक है, तो इसके हिसाब से पूरा यहाँ पर बता दिया गया। इसके बाद जो अगला प्रश्न था, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट करना था। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, जो कि जो हिंदी है, दोनों उपभाषाएं रही हैं। उच्चारण और व्याकरण की दृष्टि से दोनों बोलियों में अंतर है। पश्चिमी हिंदी में खरापन बहुत ज्यादा है, यानी कि तान में उठान है। पूर्वी हिंदी में अ का उच्चारण ओ के बहुत समीप होता है। इसमें आप देखेंगे कि वृत्ताकार, किसमें मुंह ज्यादा खुल रहा है, किसमें कम खुल रहा है, उसको लेकर भी है। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। पश्चिमी हिंदी का अ के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार नहीं होते। पश्चिमी हिंदी में पहले यहाँ पर पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इसमें जैसे अंतर जो हमने बतलाया था इस तरीके से न करके एक एक वाक्य में अंतर किया गया है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में जहां कुछ शब्दों में ल आता है, वहीं पूर्वी हिंदी में प्रायः र आता है, जैसे हल, हल्दी, उदाहरण भी दिया गया, ठीक है, हर, हरदी। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। उसने मारा के स्थान पर वो मारे, मैंने पढ़ा के स्थान पर हम पढ़े, ठीक है, हम का प्रयोग ज्यादा होता है। पूर्वी हिंदी में संज्ञा के दीर्घ एवं दीर्घतर रूप भी बनते हैं। पश्चिमी हिंदी में जैसे घोड़ा, पूर्वी हिंदी में घोड़े। इस तरीके से कम 6 अंतर यहां पर दिए गए, बल्कि ज्यादा ही 9 अंतर इन्होंने लिखा हुआ है। व्याकरण के दृष्टिकोण से भी देखा, संज्ञाओं के बहुवचन का चिन्ह उत्तरी पश्चिमी बोली में ओ होता है। पश्चिमी हिंदी की दक्षिणी शाखा में न रूप होता है। पश्चिमी हिंदी का विकास उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, जबकि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज भाषा जो है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो 3 है, पूरा जिक्र कर दिया। और एग्जाम हॉल के हिसाब से अगर हम देखें तो बेहतर कंटेंट है, इसको खराब नहीं कहा जा सकता। टिप्पणी लिखना था अष्टछाप को लेकर कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, कौन कौन 4 शिष्य किसके किसके थे, पूरी बात यहां पर लिख दी गई। भारतेंदु मंडल को लेकर टिप्पणी लिखना था कि भारतेंदु मंडल आखिरकार क्या है। भारतेंदु युग के जो भी साहित्यकार रचनाकार हैं उनका एक तरीके से समूह है, और उसमें किसका किसका नाम है, पूरा नाम इन्होंने बतला दिया है। और उद्देश्य क्या था, नवजागरण और लोगों को प्रेरित करना था। खासतौर से पत्र पत्रिकाओं का भी उल्लेख किया गया यहाँ पर। तो ठीक है, आंसर समय के मुताबिक। नागरी प्रचारणी सभा के बारे में यहाँ पर लिखना था कि इसकी स्थापना कब हुई, उद्देश्य क्या रहा, हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि विकास और प्रचार इसका उद्देश्य रहा। इसकी स्थापना 3 उत्साही छात्रों ने किया था। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें उत्साही छात्रों का नाम दिया गया है। छात्र भी कई तरीके के होते हैं, कुछ सामान्य छात्र होते हैं, कुछ उत्साही छात्र होते हैं। उसमें जिन लोगों को हम सभी आलोचक के तौर पर देखते हैं वो छात्र थे उस जमाने में, बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। तो श्याम सुंदर दास का तो ज्यादा नाम आता है, लेकिन अन्य 2 लोगों का नाम कम आता है। जब भी नागरी लिपि की बात आती है या फिर इसकी नागरी प्रचारणी सभा की बात आती है, तभी इनका नाम आता है। यहाँ से कई ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिसमें हिंदी व्याकरण और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, विश्वकोश और तमाम ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां थी जिनको कि संरक्षित किया गया। और वर्तमान दौर में भी
ये सभा काम कर रही है। ठीक है, तो थोड़ा एक वाक्य इसकी प्रासंगिकता को लेकर भी जोड़ना था कि वर्तमान दौर में भी ये अस्तित्व में है। परिमल के बारे में हमने पूछा था और यहाँ पर बताया गया कि परिमल एक तो निराला का काव्य संग्रह रहा, लेकिन प्रयाग विश्वविद्यालय की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वहां पर साहित्यिक गतिविधियां हुआ करती थी, तो कुछ उत्साही युवक परिमल समूह की स्थापना करते हैं और वहां पर काव्य गोष्ठियां होती हैं और तमाम जो साहित्यिक गतिविधियां हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो बस इतना ही जानना था कि आप कार सप्तक को तो जानते हैं, क्या आप परिमल को भी जानते हैं? तो यहाँ पर आपने बता दिया कि हाँ, परिमल के बारे में जानकारी है। मुहावरों और लोकोक्तियों को लिखना था। कोल्हू का बैल, कठिन परिश्रम करने वाला, लगातार कोशिश करते रहना, वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दिन रात कोल्हू का बैल बना रहता है। तो यहाँ पर तो परिवार को ला दिया गया, लेकिन आप लिख सकते हैं कि वह सफलता हासिल करने के लिए लगातार किताबों को पढ़ता रहता है, कोल्हू का बैल बना रहता है। हालांकि उसको किताबी कीड़ा भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण सही था। कहने का मतलब ये है कि सबके उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं। गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना, और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बड़ा ही पसंदीदा ये मुहावरा या लोकोक्ति के रूप में है, दुर्लभ होना, गूलर का फूल। नौकरी लगने के बाद मोहन गूलर का फूल हो गया है, कभी मिलता ही नहीं। नौकरी लगने के बाद, कई बार लोग बोलते हैं शादी होने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मात्रात्मक त्रुटियां, इनको जरूर आप ध्यान में रखिए क्योंकि मैच आपका होना चाहिए। गंगा नहाना, अपना बहुत बड़ा दायित्व पूरा कर लेना। इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद, इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद तो मैं गंगा नहा लूंगा। तो कुल मिलाकर अपने संघर्ष को भी इन उदाहरणों में जोड़ा गया है विद्यार्थी के द्वारा। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत अत्यंत लज्जित होना, नकल करते पकड़े जाने पर वह ऐसी स्थिति में था कि मानो घड़ों पानी पड़ गया। हालांकि आजकल नकल को लेकर इतना लोग नहीं शर्मिंदगी होते हैं, अत्यंत लज्जित नहीं होते हैं नकल को लेकर। हाँ, कहीं घूस इत्यादि रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ये तो उदाहरण है। हाथ पीले कर देना यानी कि शादी कर देना। देखिए यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन लिख दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए था स्नातक। स्नातक पूरा होते ही माता पिता ने अपने लाडले का हाथ पीले कर दिए। अब यहाँ पर लाडले, कुछ कुछ शब्दावली को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यवहारिक रूप में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लाडले, ठीक है, ये भी शब्द सही है, लेकिन ग्रेजुएशन शब्द जो है उसको थोड़ा सा सही करना होगा। अच्छा रहा, पिछली बार हमने एक कॉपी का मूल्यांकन किया था तो तमाम विद्यार्थियों ने कहा कुछ ज्यादा नंबर आप दे रहे हैं। इस बार हम केवल कमियों की तरफ ही संकेत कर रहे हैं और कंप्लीट रूप में हम बताएंगे कि कितना नंबर मिल सकता है, कंटेंट और चीजों को ध्यान में रखते हुए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बतलाना था। तो राजभाषा के बारे में बतलाया कि ये संवैधानिक शब्द है, आज जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति के हिसाब से बताया गया। राजभाषा प्रशासन की भाषा है यानी कि सरकारी कामकाज, ज्यादातर सरकारी कामकाज शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये परिचित शब्द है, तो इसको ध्यान में रखिए। राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है, इसको बताया गया यहाँ पर। फिर कई अंतर इसमें किए गए, ठीक। और अंत में हम देखना चाहेंगे कि राजभाषा को लेकर जो हिंदी भाषा है, ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक संविधान में इसको मान्यता दी गई है, उसका भी जिक्र इस प्रश्न में होना चाहिए था। और जो राष्ट्रभाषा है उसका संबंध जनता से है और भावनात्मक रूप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुसंख्या के दृष्टिकोण से, बहुसंख्या
अगला प्रश्न था, तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि की विवेचना कीजिए। तो रामविलास शर्मा का एक कोटेशन इन्होंने सबसे पहले उद्धृत किया कि तुलसी की मानवीय सहानुभूति का आधार सामाजिक यथार्थ है। तत्कालीन समाज का जैसा भरा पूरा चित्र उनकी रचनाओं में मिलता है, वैसा उस समय के और किसी कवि की रचना में नहीं मिलता। रामविलास शर्मा का ये कोटेशन दिया और फिर बतलाया कि तुलसीदास ने जितनी भी रचनाएं की, सभी रचनाओं में सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु को ध्यान में रखा गया और साथ में समतामूलक समाज की कल्पना की गई, समन्वय की बात की गई, लोकमंगल की बात की गई, आदर्श की बात की गई, यहाँ तक कि राम राज्य की कल्पना भी की गई। उस समय की जो जनता की हालत थी, समाज की जो स्थिति थी, उसका भी वर्णन यथार्थवादी ढंग से किया गया। और कोटेशन इन्होंने प्रयोग किया, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न, चाकर को न चाकरी। तो ये कोटेशन सामाजिक रूप से उसको प्रमाणित करता है। आदर्श रामराज की कल्पना की, यही कि दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो ये तो सब कल्पना की गई थी और पूरा इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो एक तरीके से तुलसीदास की जो सामाजिक सांस्कृतिक चेतना रही है, पूरा इन्होंने विधिवत तरीके से लिखा है। हाँ, कुछ विद्यार्थियों को लग सकता है कि इसमें निष्कर्ष को लेकर आप जो भूमिका में लिखते हैं और जो आपने बीच में डिस्क्राइब किया है बिंदुओं को लेकर, उसको चाहें तो 2 से 3 वाक्य में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रश्न के अंदर में एक तरीके से अपने विचारों को रख दिया है कि तुलसीदास की रचनाओं में कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु को रखा है। लेकिन कई बार आंसर लिखने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो हमने बातें लिखी हैं वो एकदम से प्रश्न के अनुसार उसकी पुष्टि करती हैं। इन्होंने लिखा भी यहाँ पर, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तुलसीदास सामंती मूल्यों का विरोध करते हुए अपने समाज और संस्कृति का ठीक है, समाज और संस्कृति का यथार्थ चित्रण किया है। टिप्पणी लिखना था, पारिभाषिक शब्दावलियां कुछ हैं जो आमतौर पर आती रहती हैं। स्वच्छंदतावाद को लेकर लिखना था, पूरा लिखा गया यहाँ पर, उसकी प्रवृत्ति के बारे में बतलाया गया। फिर हिंदी में स्वच्छंदतावाद किस युग के समानांतर रहा, तो द्विवेदी युग के समानांतर रहा। कौन कौन से कवि रहे उनके बारे में पूरा यहाँ पर जिक्र किया गया है, बेहतर कंटेंट। प्रगतिवाद के बारे में बात करनी थी, तो प्रगतिवाद पर किस विचारधारा का प्रभाव है, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है, इसको लेकर बात यहाँ पर की गई। फिर उसके समय सीमा को लेकर बात की गई है। फिर प्रगतिवाद का प्रचलन क्यों हुआ, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना थी, उसको लेकर बात की गई है, ठीक है। और इस युग से जुड़े हुए कौन कौन से कवि रहे। एक लाइन में प्रगतिवाद की जो भी विषय वस्तु रही है, प्रवृत्ति अगर मैं कहूं तो उसको एक लाइन में लिखना चाहिए था। इसको आप सभी आगे जरूर ध्यान देंगे, जिससे कि आपका उत्तर पूरा कंप्लीट हो। इसमें भी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर पूरे कट जाएंगे। यहाँ पर बतलाया भी गया कि जो प्रगतिवाद है वो समाज को 2 हिस्सों में बांट कर देखता है, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है, ठीक है। लेकिन इसी बीच प्रकृति चित्रण इत्यादि का भी किया गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई ज्यादा इसमें खराबी नहीं, उत्तर सही। ललित निबंध को लेकर बात की गई। यहाँ पर ललित निबंध का आशय क्या है और इससे जुड़े हुए कौन कौन से रचनाकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, इन लोगों का जिक्र किया गया है। लेकिन कुछ निबंधों का जिक्र करना चाहिए था, जैसे कुटज, ठीक है, या फिर अशोक के फूल, इन सब का जिक्र करना चाहिए। और चाहे विद्यानिवास मिश्र की कोई रचना याद हो आपको तो लिख देना चाहिए, तो और बेहतर हो जाएगा। दलित विमर्श को लेकर टिप्पणी करनी थी कि आखिरकार दलित विमर्श से क्या तात्पर्य है, इसका संबंध किस विचारधारा से है, ठीक है, पूरा बतलाया गया यहाँ पर। और दलित विमर्श तो है, उसमें कुछ विमर्श गैर दलित लेखकों द्वारा भी किया गया है, उसके तरफ भी यहाँ पर इनका ध्यान है, जिसकी कॉपी है।
उन्होंने बतलाया कि प्रगतिशील लेखकों की दलित लेखकों में अच्छा, गैर दलित लेखकों में जैसे प्रेमचंद का नाम है, लेकिन आगे चलकर जिस संदर्भ में दलित विमर्श को हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपको जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम, ठीक है, धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर और तुलसीराम, कुछ महिलाओं का नाम भी इसमें देना चाहिए था, ठीक है, कुछ महिलाओं का जैसे कौशल्या वैश्यंत्री, इन लोगों का नाम, अनीता भारती, ठीक है। हालांकि वर्तमान दौर में मैं देख रहा हूं कि दलित साहित्यकार किताबों में कुछ लिखते हैं और व्यवहारिक जीवन में कुछ हैं। अभी मैंने एक दिल्ली विश्वविद्यालय के दलित साहित्यकार, बहुत बड़े साहित्यकार हैं वो दलित साहित्यकार, उनकी एक कविता पढ़ी जिसमें कि मुझे आदिकाल की चारण कविताओं की जो भावभूमि होती है उसकी याद आने लगी। उन्होंने बड़ी ही जबरदस्त चारण कविता लिखी हुई थी। तो कई बार देखने में आता है कि जो दलित विमर्श या दलित साहित्य है वो अपने मुख्य उद्देश्य से कई बार दूसरे तरफ भी मुड़ रहा है। लेकिन एज ए शिक्षक मैंने ये बात कही, आपको नहीं लिखना है ये सब, नहीं तो पता नहीं किसी ऐसे पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर के हाथ में कॉपी चली जाएगी तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक लिखा है जितना भी लिखा इन्होंने। हिंदी कथा साहित्य के विकास में प्रेमचंद का क्या योगदान रहा है उसको लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। तो इन्होंने पूरा बतलाया है कि किस तरीके से प्रेमचंद ने अपने पूर्ववर्ती कथा साहित्य की जो प्रवृत्तियां रही हैं उससे निकालते हुए यथार्थ की पृष्ठभूमि पर कथा साहित्य को जोड़ा, जन जन से जोड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो राष्ट्र की समस्या है उससे कथा साहित्य को जोड़ दिया, स्वाधीनता आंदोलन से, किसान जीवन से, स्त्री जीवन से, दलित जीवन से, ठीक है, तो उसको जोड़ दिया इन्होंने। और इसमें बताया गया कि यथार्थवाद का प्रवेश हुआ, सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया, भाषा शैली भी ऐसी रखी गई कि आम पाठक भी उसको समझ पाए, मतलब हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। और साथ में इन्होंने बतलाया भी कि कथा साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी, साहित्य का उद्देश्य। पुस्तक क्या है, इन्होंने भाषण दिया था लखनऊ में और उसी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। कथा साहित्य के अलावा प्रेमचंद ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अपनी बातों को रखा है। तो ठीक उत्तर रहा, ठीक है। तो इसमें कुल अगर हम 200 में इनका मूल्यांकन करें तो 140 से लेकर 150 के बीच में नंबर मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि कुछ व्याकरण के भी क्वेश्चन थे, ठीक है, और पूरा इन्होंने सही सही लिखा, टिप्पणी वाले क्वेश्चन थे, तो इतने नंबर मिल सकते हैं। इसी मॉडल पेपर पर आधारित एक कॉपी और मैं आप सभी को दिखलाऊंगा, तभी आपको अंतर लगेगा कि भाई कैसे कैसे। अब जैसे एक कॉपी और है, नाथ एवं सिद्ध साहित्य में अंतर स्पष्ट करना है, तो यहां पर देखिए इनका भी इस फॉर्मेट में नहीं है, बल्कि इन्होंने मूल दर्शन, लेकिन इन्होंने बिंदु एक निर्धारित किया, पॉइंट्स के अंदर दोनों को साथ साथ रखा है, सिद्ध साहित्य फिर इसके बाद नाथ साहित्य। पहले सिद्ध साहित्य की बात करते हैं, फिर नाथ साहित्य की बात कर रहे हैं। फिर इनकी जो साधना पद्धति में तुलनात्मक अंतर किया जा सकता है। एक चीज तो है कि इस कॉपी से, इन कॉपियों, दोनों कॉपियों से जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ नहीं जान रहे थे, वो भी धीरे धीरे अपने दिमाग में इस चीज को रखेंगे कि किन किन बिंदुओं को हमें ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि दर्शन को ध्यान में रखना है, नाथ और सिद्ध के साहित्य के दर्शन क्या रहे, उनकी साधना पद्धति क्या रही, ईश्वर को लेकर उनका क्या विचार रहा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनकी संख्या इत्यादि को लेकर भी चर्चा की गई। इसके बाद जो प्रश्न है संत काव्य को लेकर, आप देखेंगे कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स रहेंगे कि निर्गुण ईश्वर में विश्वास करना। ऊपर की किताब में ब्रह्म दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ईश्वर दे दिया गया है। कोटेशन आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम दिया गया है। इसमें एक नई बात, यहाँ पर गुरु का सर्वोच्च स्थान है, इस बात को बतलाया गया, उसमें शायद मिसिंग था ये पोर्शन। यहाँ पर एक कोई उदाहरण देना चाहिए था, भले एक लाइन का ही हो,
लेकिन देना चाहिए। बाह्य आडंबरों का वो किया, एक लाइन आपको देना चाहिए। जैसे कहने से नहीं होगा कि मूर्ति पूजा, रूढ़ियों का, छुआछूत का, कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आपको एक पॉइंट यहाँ पर देना चाहिए कि कहाँ पर रहस्यवाद और साधना को लेकर एक कोटेशन आपको देना है। भाषा को लेकर तो अगर कंटेंट के हिसाब से देखें तो हर बिंदु को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन मिसिंग पॉइंट क्या है? उद्धरण। उद्धरण जो है वो आपकी बात को प्रामाणिक बनाएंगे, इस चीज को आपको भूलना नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें टिप्पणी लिखने के लिए, तो बातें एकदम समान ही रहेंगी, बस प्रस्तुति अलग अलग ढंग की है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन पर इन्होंने बात की, तो देखिए जो उसमें मिसिंग था कि कवियों का काल विभाजन किया, वर्गीकरण किया और नामकरण किया, और इन्होंने आदिकाल के बारे में न लिखते हुए भक्ति काल के बारे में बताया कि स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये है अंतर कि एक ही विषय वस्तु पर कैसे आपके उत्तर अलग अलग हो जाते हैं, और इसीलिए आपके मार्क्स भी अलग अलग होने लगते हैं। मिस्र बंधुओं के बारे में लिखा गया कि 3 भाई कौन कौन थे, इसके बारे में हम बात कर लिए। 5000 कवियों का उल्लेख करते हुए विवरण, और ये लोग भी काल विभाजन किए। राहुल साकृत्यायन के बारे में बात इन्होंने किया। देखिए इसमें ये सब नहीं बताया गया कि वो घुमक्कड़ थे कि क्या थे, लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया कि अपभ्रंश और सिद्ध साहित्य की खोज कर हिंदी की प्रारंभिक सीमाओं को विस्तार दिया। सरापा को हिंदी का पहला कवि माना। कुछ बेहतर, पहले वाली कॉपी से हल्का सा पॉइंट से बेहतर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बतलाया गया कि 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, काल विभाजन, और जो वैज्ञानिक आधार था, प्रवृत्ति मूलक बेस बनाया गया था। कवियों का मूल्यांकन भी लिखा गया। इसमें इन्होंने लिखा कि कड़े प्रतिमान स्थापित किए। कड़े प्रतिमान है कि बड़े प्रतिमान है, थोड़ा सा ये मुझे पढ़ने में यहाँ पर हो रहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों आलोचनाओं का विकास किया। और देखिए यहाँ पर क्या है कि नामवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी, इतिहास और आलोचना। तो यहाँ पर बताया उसमें कि इतिहास क्या है और आलोचना क्या है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो टिप्पणी ठीक रही है इनकी। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को लेकर इन्होंने उत्तर लिखा और बताया कि सरस्वती पत्रिका में शुरुआती दौर की जितनी कुछ कहानियां थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, उन कहानियों का नाम भी बतलाया। और इसके बाद इन्होंने उद्भव और विकास की दृष्टि से प्रेमचंद को केंद्र में रखा, और ठीक वैसे ही पहली वाली कॉपी की तरह प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद। लेकिन इन्होंने कुछ तथ्य को अलग अलग रखा है, उदाहरण सहित भी अपनी बातों को इसमें रखने का प्रयास किया हुआ है। नई कहानी आंदोलन की जो बात कर रहा था उसको इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया है, और यहां तक कि अपने उत्तर को वर्तमान दौर से भी जोड़ने का प्रयास किया है। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट करने के लिए तो इन्होंने दोनों अन्य गद्य विधाओं को साथ में लेकर चलने का प्रयास किया। ये भी एक तरीका है अंतर बतलाने का, ठीक है, ये तरीका ठीक है, ये भी ठीक है, साथ साथ लेकर चलने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अब जैसे कि इन्होंने भी उस चीज को मिस किया है कि दोनों विधाओं के जो लेखक हैं और जो रचनाएं हैं उनको रखना है इसमें। जैसे कि ऐसे लग रहा है कि बातें तो हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इन विधाओं को स्थापित करने में किन लोगों का योगदान रहा है, तो ये तो बताना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस मिसिंग पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। काव्य गुण के बारे में ठीक वैसे ही सब लिखा गया है, माधुर्य गुण का ठीक है वैसे ही सब उदाहरण दिया गया है। थोड़ा सा कुछ अंतर है कि कठोर वर्ण के स्थान पर कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है, और इन्होंने भी वही उदाहरण दिया जो कि ऊपर वाली कॉपी में दिया गया था। तो हो सकता है कि एक से अधिक कॉपी में उदाहरण भी एक मतलब समान रूप से रहें, एक टाइप के रहें, और कुछ इन्होंने निष्कर्ष भी लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान को लेकर इन्होंने चर्चा की विधिवत तरीके से, और मात्रात्मक त्रुटियां इनमें अपेक्षाकृत कम है, और लिख दिया यहाँ पर पूरा।
पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी में वैसा ही अंतर, बस प्रस्तुति का जो ढंग है वो अलग अलग हो गया है यहाँ पर, तो याद करने में कुछ सहूलियत रहती है। ठीक है, बढ़िया उत्तर। टिप्पणी लिखना था, तो अष्टछाप में लगभग सब उसी तरीके की बातें रहेंगी, बस थोड़ी सी प्रस्तुति अलग अलग हो सकती है। भारतीय हिंदू मंडल को लेकर भी वैसा ही एकदम लिखा है इन्होंने। नागरिक प्रचारणी को लेकर लिखा, ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं लिखा कि उत्साही छात्र थे। कुछ कुछ यहाँ पर ठीक लिखा है, जो एक लिखना चाहिए आंसर में, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और जितने पुराने ग्रंथ थे, पांडुलिपियां थी, उनको खोजने का प्रयास किया गया। आज इसमें दो चीजें आप देखेंगे, इस मंथन में हिंदी शब्द सागर की भूमिका से हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि शुक्ल जी ने लिखा, और हिंदी व्याकरण जो कि कामता प्रसाद गुरु ने लिखा, और वर्तमान दौर में भी ये संस्था काम कर रही है। परिमल समूह को लेकर इन्होंने जो लिखा, इसको मुझे स्पेशली बतलाना है। यह स्वतंत्रता के बाद, और ब्रैकेट में लिखा 1944, जबकि हम सभी स्वतंत्र होते हैं 1947 में, तो ये थोड़ी सी गलती है यहाँ पर। ठीक है, इसको देखना है इनको। इसके बाद इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया, और हम देख लेते हैं। कोल्हू का बैल, दिन रात लगातार कड़ी मेहनत वाला व्यक्ति, उसमें परिश्रम लिखा था, मेहनत यहाँ पर है। वाक्य, थोड़ा सा वाक्य ऐसा लिखिए कि एक दो लाइन से ज्यादा ना हो। ठीक है, गूलर का फूल, दुर्लभ वस्तु, इन्होंने भी सरकारी नौकरी को ही जोड़कर बतलाया है। इससे तो यही पता चल रहा है कि जिनकी नौकरी लग जाती है वो सही में गायब हो जाते हैं, अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। दोनों कॉपियों में इसी टाइप का उदाहरण दिया गया, और नाम भी बतला दिया गया है, खास अपने मित्र का इसमें। गंगा नहाना, घड़ों पानी पड़ना, अत्यधिक लज्जित होना। जैसे यहाँ पर चोर को बतलाया गया, चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो गांव वालों के सामने राहुल पर घड़ों पानी पड़ गया। आजकल चोरी को भी साहस का काम माना जा रहा है, और आप सभी न्यूज़पेपर से जुड़े होंगे, सारी चीजें जान ही रहे होंगे। तो आजकल कईयों को तो मैंने देखा कि नेताओं का मास्क लगाकर भी वो चोरी कर रहे हैं, ताकि उनकी पहचान न हो जाए। देखिए, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में कुछ और ही है। हाथ पीले करना, देखिए इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया इसमें, जो कि अनावश्यक है, शादी करना। ठीक है, बूढ़े दादाजी की यही अंतिम इच्छा थी कि वे जीते जी अपनी पोती के हाथ पीले होते हुए देख लें। पोता भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने, इससे ये पता चलता है जो कॉपी लिखने वाला है कि उनका झुकाव, या फिर उनके कॉपी को देखकर भी बहुत कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं। खैर, अच्छा रहा। मैं इनका अगर मूल्यांकन करूं तो पूरे, अभी इनके शायद आंसर इसमें नहीं है। ठीक है, जो पूरा आंसर था ऊपर वाली कॉपी में था, इसमें कुछ आंसर उसमें भी हैं, तो मैं इनको 130 से 140 नंबर के बीच में रखूंगा। ठीक, और जितने भी विद्यार्थी मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, कोशिश करें कि समय लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर दें, तब यहाँ पर डिस्कस करने में अच्छा लगता है। नहीं तो वही आधी अधूरी बातें बताना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, और बताना भी नहीं चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक एग्जामिनर की दृष्टिकोण से हमने दोनों कॉपियों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया, जिसमें जो कमियां रहीं उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ हमने बताने का प्रयास किया। इन विद्यार्थियों की कोई किसी तरीके की हमने आलोचना नहीं की, या फिर उनको हतोत्साहित करने वाले कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जो एक शिक्षक का काम है उसको हमने किया कि समय रहते वो सतर्क हो जाएंगे, और इन दोनों विद्यार्थियों के बहाने ऐसे विद्यार्थी जो अपनी कॉपी लेकर अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, वो भी देख लें कि उन्होंने क्या छोड़ा था, या फिर कितना उनका उत्तर कंप्लीट रहा। तो आज के इस प्रयास को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।